नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट 2 को। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम है 17 सितंबर और 18 सितंबर को। तो इन दोनों एग्ज़ामों की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी को जांचने के लिए आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा मॉक टेस्ट 1 नहीं सॉल्व किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर आपने मॉक टेस्ट 2 खुद से सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप चाहें तो पहले उसको सॉल्व कर लें, बाद में वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सीपीसीटी के एग्जाम को पास करना इतना मुश्किल नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस आपको सही अप्रोच पता होना जरूरी है। तो मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता, आप फिर भी क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस में अगर नंबर बढ़ेंगे तो आराम से 2 से 3 नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप खुद देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैसे मॉक टेस्ट 2 लिखा हुआ, तो हम पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? डॉस, डिस्क चेकअप, डीफ्रेगमेंटर, बैकअप एंड रीस्टोर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं 2 चीज़ों की। तो क्या बोला हुआ है, पहला टर्म है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इसे वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर हो जाएगी लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझिए, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। तो पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पड़े जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो कोई विशेष कार्य को करते हैं। तो वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसका अगर उदाहरण आप जानना चाहते हैं तो इसका उदाहरण आप सभी को पता है और वो है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ब्राउज़र्स, ईटीसी। अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कोई विशेष कार्य तो नहीं करते परंतु जिसका इस्तेमाल करने पर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन तीनों के बारे में बता दिया। अब आता है कि इसके उदाहरण। तो यहाँ उदाहरणों पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या है, डॉस, दूसरा है डिस्क चेकअप, तीसरा डीफ्रेगमेंटर और चौथा बैकअप एंड रीस्टोर। तो यहाँ पर जो डॉस दिया हुआ है, डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है तो यूटिलिटी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यही तो पूछा हुआ, कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं, ध्यान दीजिए, नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में परिवर्तित करता है? कंपाइलर, असेंबलर, यूटिलिटी और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर 2 शब्द इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है असेंबली भाषा। पहला शब्द कौन सा इंपॉर्टेंट है, असेंबली भाषा। दूसरा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा। कौन सा है, निम्न स्तरीय भाषा। तो दोस्तों, पहले अपन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो भाषाएं होती हैं वो बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है निम्न स्तरीय भाषा और दूसरी होती है उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा को फिर हम दोस्तों में तोड़ते हैं। कौन कौन से हैं, पहला होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है हमारी कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज तो आपको पता ही है। अब है क्या कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, असेंबली भाषा को निम्न स्तर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहली बात, निम्न स्तर 2 ही प्रकार की होती हैं, असेंबली है और मशीनी है। तो असेंबली को असेंबली में तो कन्वर्ट करना नहीं होगा, तो भाई किस में कन्वर्ट होगा, मशीनी में कन्वर्ट होगा। तो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में परिवर्तित कौन करता है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और ये है हमारा असेंबलर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, असेंबलर। क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, असेंबलर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक टॉगल कुंजी का उदाहरण है? शिफ्ट, एस्केप, नम लॉक और इंटर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टॉगल कुंजी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं प्रत्येक कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा। तो अगर आप चाहें तो एक क्विक नोट्स बना सकते हैं जिससे कि आप जाते जाते एग्जाम उनको सिर्फ रिपीट कर लेंगे, तब भी आपके 2-4 क्वेश्चंस बढ़ ही जाएंगे। आप चाहें तो इनको नोट मेकिंग कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, टॉगल कुंजी को या फिर मॉडिफायर की को, जो मैं आगे समझाऊंगा उन सबको आप शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में जाने से पहले आपकी बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो पहले टॉगल कुंजी समझ लेते हैं। तो टॉगल कुंजी क्या होती हैं, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, वह कुंजी हैं जो कंप्यूटर के किसी खास हिस्से के कार्य को चेंज कर दें, बदल दें, उसे क्या कहते हैं, टॉगल कुंजी कहते हैं। और टॉगल कुंजी के 3 एग्जाम्पल हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। और यहाँ पर देखें तो शिफ्ट तो है नहीं, एस्केप भी नहीं, तो यहाँ नम लॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नम लॉक।
अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यूनिक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यूनिक्स आप सभी जानते हैं, यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यूनिक्स के बारे में, लाइनक्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम से पहले मैं इसके बारे में आपको समझा सकूँ, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को जानने की इच्छा है तभी इस पर काम किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो यूनिक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए क्या बोला हुआ है, सत्य नहीं। चलिए देखते हैं, तो यूनिक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हाँ, यूनिक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मतलब ये तो सही है। दूसरा, यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों यूनिक्स को जब बनाया गया तो उसको बनाने के पीछे का जो मुख्य मकसद था वो था इसका नेटवर्किंग में इस्तेमाल करना, मतलब सर्वर के लिए यूज़ करना। और अगर ये सर्वर के लिए यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर क्या है, मल्टी यूज़र तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो मतलब ये भी सत्य है। फिर आता तीसरा, इसके आविष्कारक डेनिस रिची हैं। तो हाँ, यूनिक्स के आविष्कारक डेनिस रिची माने जाते हैं, तो ये बात भी सत्य है। तो जब ये तीनों सत्य हैं तो अब गलत कौन सा हुआ, तो गलत हुआ हमारा डी। तो क्वेश्चन में गलत ही पूछा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो और एनालाइज कर लेते हैं। तो वो क्या है, यह असेंबली भाषा में लिखा हुआ पहला प्रोग्राम माना जाता है। तो दोस्तों इसका आधा स्टेटमेंट सही है। अगर ये लिखा जाता कि असेंबली भाषा में लिखा हुआ है, केवल क्या वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, पहला वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन पहला नहीं है। हाँ, तो ये पहला क्या है, तो ये सी भाषा में लिखा हुआ, याद रखना दोस्तों, सी भाषा में लिखा हुआ दुनिया का पहला प्रोग्राम माना जाता है। तो यहाँ पर सी होता असेंबली का, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता। चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक टर्म समझिए और वो है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर। जैसे आपका फ़ोन जिसमें आप यह वीडियो देख रहे हैं, जैसे आपका लैपटॉप, टैबलेट या दूसरी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो दो फैक्टर थे। पहला फैक्टर था कि उसका साइज़ छोटा होना चाहिए और दूसरा था वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब सस्ते होने चाहिए। तो दोस्तों कंप्यूटर में आकार छोटा होना और कॉस्ट इफेक्टिव होना, ये दोनों ही टर्म जो सबसे ज़्यादा आए वो आए थे चौथी पीढ़ी में। तो इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हमेशा चौथी पीढ़ी से मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, चौथी पीढ़ी। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कुंजी से संबंधित है। फंक्शन कुंजी, टॉगल कुंजी, न्यूमेरिक कुंजी और मॉडिफायर कुंजी। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है, मैं चारों के बारे में आपको समझा देता हूँ, बेसिक इंट्रो दे देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो फंक्शन कुंजी, तो ये होती है F1 से लेके F12 तक की जो कुंजियाँ होती हैं वो फंक्शन कुंजी होती हैं। अब ये तो उदाहरण हो जाते हैं, एग्जाम्पल नहीं, मतलब ये एग्जाम्पल हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं, डेफिनेशन नहीं हो जाते। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो वह कुंजियाँ जिनके कार्य प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें हम फंक्शन कुंजी कहते हैं। याद रखिए, वह कीज़ जिनके कार्य प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर जाते हैं, बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए जैसे F5। तो F5 अगर हम MS वर्ड में इस्तेमाल करें तो ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करेगी। वही F5 का इस्तेमाल हम यदि MS पावर पॉइंट में करें तो ये क्या करेगी, स्लाइड शो को शुरू करेगी। वही F5 का इस्तेमाल हम ब्राउज़र में करें तो ये क्या करेगा, वेब पेज को रीलोड करेगा। तो F5 वही भी रही, लेकिन प्रोग्राम टू प्रोग्राम इसके कार्य क्या हो गए, बदल गए। तो ये क्या हो जाएगी, फंक्शन कुंजी हो जाएगी। अब आते हैं टॉगल कुंजी। तो टॉगल कुंजी को मैंने अभी डिफाइन किया था, क्या होता है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक होते हैं। तीसरा न्यूमेरिक कुंजी, तो वह 0 से लेकर 9 तक की संख्या जो राइट हैंड साइड में दी जाती हैं वो है न्यूमेरिक कुंजी। अब हमने बताया कि ये तीनों तो उदाहरण नहीं हो सकते। फिर अब मॉडिफायर कुंजी। तो मॉडिफायर कुंजी का मतलब हो जाता है वह कुंजियाँ जो कंप्यूटर की दूसरी की के साथ इस्तेमाल में लाई जाएंगी और उनके कार्य को बदल देंगी, चेंज कर देंगी, मॉडिफाई कर देंगी। तो इन्हें कभी कभी हम कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें इसके एग्जाम्पल होते हैं कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट। तो यहाँ पर कंट्रोल ही पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, कंट्रोल कुंजी किस श्रेणी, तो हमें पता है कंट्रोल कुंजी किस श्रेणी की है, मॉडिफायर की का उदाहरण है। तो मैंने चारों की डेफिनेशन भी आपको बता दी। अब आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो अगला हमारा क्या है, एक डैश उपयोगिता सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग बैड सेक्टर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस पर फोकस करते हैं। क्या बोला हुआ है, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, मतलब ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की आ रही है बात। अब काम क्या बोला हुआ है, बैड सेक्टर का पता लगाने। तो अगर दोस्तों अगर आपको बैड सेक्टर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बैड सेक्टर का मतलब क्या होता है, बैड सेक्टर का मतलब हो जाता है आपकी हार्ड डिस्क के वह क्षेत्र जो एक्सेसिबल नहीं होते, जो आपको दिखाई जरूर देते हैं लेकिन आप जिनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे हम, बैड सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे,
बैड सेक्टर। अब ये इनका पता कौन लगाता है, तो हम चारों के काम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्क क्लीनअप, तो कंप्यूटर में जंक फाइलों को हटाने के लिए, किसको, जंक फाइलों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डिस्क क्लीनअप में कहीं पे भी बैड सेक्टर का जिक्र नहीं आया। दूसरा है बैकअप, तो कंप्यूटर का बैकअप बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बैकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो बैकअप एंड रिस्टोर एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला डिस्क चेकअप, तो मतलब डिस्क की जांच करना। अब भाई जांच क्यों करेंगे, कोई एरर आ रही होगी, और एरर क्या है कि भाई हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्क चेकअप। लेकिन हम डायग्नोस्टिक भी समझेंगे। तो आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको जांचने के लिए हम डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करते हैं, और डायग्नोस्टिक टूल्स आपके संभावित कारण और उसके उपचार को बताते हैं। तो यहाँ पर बैड सेक्टर का जिक्र है वो किसके साथ है, डिस्क चेकअप के साथ है। क्यों, क्योंकि ये हार्ड डिस्क को चेक करता है और जो कमियां हैं, मतलब अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो उसको बताएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विंडो 10 में डिवाइस मैनेजर खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो क्या बोला हुआ है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या है, डिवाइस मैनेजर। तो दोस्तों आपको डिवाइस मैनेजर पता है क्या, अगर आपको पता है तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। फिर पूछे कमांड। तो दोस्तों डिवाइस मैनेजर क्या है, एक ऐसा टूल है जहां पर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सभी हार्डवेयर जितने भी हार्डवेयर आपके सिस्टम में हैं उन सभी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देती है, और इसके साथ साथ आप यहाँ से उन्हें इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस के साथ के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके स्टेटस को देखने, उन्हें अपडेट करने, उन्हें रोल बैक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैसे होता है, अगर वो समझाने बैठा तो वीडियो आपकी घंटों की हो जाएंगी, क्योंकि हर एक कमांड अपने आप में बहुत डिटेल में है। फिर कमांड पूछी हुई है। तो दोस्तों एमएस, अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम रन डायलॉग बॉक्स पर जाएं, शॉर्टकट टाइप करें और वो खोल लें। तो यहाँ जो कमांड वर्ड है वो शॉर्टकट के बारे में बात की गई कि भाई रन डायलॉग बॉक्स में किस शॉर्टकट को टाइप करके हम उस स्पेसिफिक प्रोग्राम को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर को खोलने के लिए जो कमांड है, तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे और रन डायलॉग बॉक्स के बाद आप कमांड इस्तेमाल करोगे DEVMGMT.MSC। तो डिवाइस मैनेजर, तो डिवाइस DEV डिवाइस को दिखाता है, MGMT मैनेजमेंट को दिखाता है। तो डिवाइस मैनेजर .MSC याद रखिएगा। तो ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है, तो याद रखना, फिर से दोबारा से आने की पूरी संभावना है। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ कि MS वर्ड के लिए विनवर्ड इस्तेमाल करते हैं, MS पावर पॉइंट के लिए पावर PNT इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल के लिए एक्सेल EXCEL इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रन डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट किया है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो कमेंट जरूर किया कीजिए जिससे आपको क्लास इंटरेक्टिव लगेगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि क्लास इंटरेक्टिव है, और मुझे भी पता रहेगा कि वो चीज़ मैंने जो पूछी है वो आपको पता है भी या नहीं। अगर आप कमेंट कर देंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा, आप सही होगे तो आपको पता पड़ जाएगा, नहीं पता तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डैश कार्यस्थल पर कोई कर्मचारी कब आया तथा कब गया, इसका सुलभ रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे लोकप्रिय मैकेनिज्म है बायोमेट्रिक प्रणाली, ऑडियोमेट्रिक्स प्रणाली, डेस्क की जांच और प्रत्येक कर्मचारी की जांच। तो क्या आया, कोई कर्मचारी कब आया और कब गया, इसका क्या रखना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी ने ऑफिस में कब एंट्री करी और कब वो ऑफिस से बाहर गया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन आया और कौन गया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यही तो देखना चाहते हैं। और कौन आया में कौन मतलब क्या है, हम व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, हम व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं। अब ऑप्शंस जो दिए गए हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन व्यक्ति की पहचान करने के लिए सूटेबल है। तो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल व्यक्ति की जाँच करने के लिए करते हैं, कन्फर्म है। ऑडियोमेट्रिक्स का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये तकनीक अभी अपनी शुरुआती शैशव अवस्था में है। ये भविष्य की तकनीक मानी जाती है जहाँ किसी की वॉइस पिच से उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। लेकिन वर्तमान की बात हो रही है, लोकप्रिय वर्तमान क्या है, लोकप्रिय मैकेनिज्म है, तो ये वर्तमान की नहीं है। अब डेस्क की जांच तो ये कहीं से भी आपका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, और प्रत्येक कर्मचारी की जांच तो ये भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बचता है ए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। मतलब जब आप ऑफिस जाते हो तब आपको अंगूठा लगाना है, जब ऑफिस से बाहर आते हो तब आपको अंगूठा लगाना है। तो मुझे पता पड़ जाएगा कि आप कब आए थे और कब गए। तो ये सरकारी ऑफिसों में काफ़ी ज़्यादा अब इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए अब बात करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है ट्रैक व सेक्टर,
पिट्स, वालेंड, लेज़र वेवलेंथ और ये सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD DVD के बारे में बात कर रहे हैं। तो CD DVD में डेटा जो स्टोर किया जाता है वो स्टोर किया जाता है पिट्स एंड लैंड के रूप में। ट्रैक सेक्टर नहीं है वहाँ आंसर, क्योंकि वहाँ पर सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ ट्रैक एग्जिस्ट करते हैं जो स्पायरल शेप में होते हैं, परंतु वहाँ सेक्टर का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो तो हो नहीं सकता। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके डाटा पिट्स एंड लैंड, मतलब पिट्स मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर लाइट टकराए और टकराकर वापस ना आए, मतलब 0 आउटपुट आए। जहाँ लाइट टकराकर वापस आ जाए मतलब 1 आउटपुट आए, तो उसे हम बोलते हैं पिट्स और लैंड। तो पिट्स की वैल्यू होती है 0, लैंड की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, पिट्स एंड लैंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला है ब्लॉग है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इलेक्ट्रॉनिक डायरी की तरह कार्य करता है, एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले ब्लॉग का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ब्लॉग BLOG, ब्लॉग का पूरा नाम होता है वेब, WEB प्लस LOG। तो यहाँ WE हटा दो और BLOG रख लो, तो वेब लॉग मतलब इंटरनेट का रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक डायरी कहते हैं, दैनंदिनी। क्या कहते हैं? दैनंदिनी। पर डे मतलब जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर पर डे लिखते हो, चाहे पर डे लिखो, हफ्ते में एक बार लिखो, महीने में एक बार लिखो, मतलब आप एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वहाँ पर जाकर पोस्ट करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉग कहा जाता है। अब ब्लॉग का इस्तेमाल वीडियो और सोशल नेटवर्किंग के तौर पर नहीं होता, तो यहाँ पर ये आंसर तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो अब बचता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक डायरी, मतलब जहाँ पर जिस तरह हम डायरी लिखते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं? ब्लॉग भी लिखते हैं निश्चित टाइम पीरियड के बाद। तो दोस्तों ब्लॉग का फुल फॉर्म पेपर में पूछा था और जो मैंने लिखा ये भी पेपर में आता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके काम का ही है। मैंने जो भी बातें कही हैं सब की सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने नेटवर्किंग के लिए, मैंने इंटरनेट के लिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वीडियो भी बना रखी हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, MS Excel 2019 में न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कराने के लिए कुंजी संयोजन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या है? न्यू वर्कशीट इंसर्ट करानी है। ठीक है, अब कुंजी संयोजन मतलब शॉर्टकट की पूछी है। तो अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वर्कशीट को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो होती है शिफ्ट प्लस F11, तो जो कि हमें कहाँ दे रखी है? ऑप्शन डी में दे रखी है, तो यही हमारा आंसर है। अब आपको मुझे बताना है कि चार्ट शीट को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको अगर पता है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो अगली वीडियो में इसका आंसर खुद बताऊँगा। डिपेंड करता है कि लोग सही या गलत आंसर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पता है, आपने कमेंट नहीं किया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है ASCII डैश बिट पर आधारित इनकोडिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले तो ASCII का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। तो आप में से किस किस को ASCII का फुल फॉर्म पता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मुझे बताना है और मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग ASCII का फुल फॉर्म जानते हैं। अब हम बात करें कितने बिट पर आधारित है, तो यह 7 बिट पर आधारित इनकोडिंग सिस्टम है। कितने बिट पर आधारित है? 7 बिट इनकोडिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इनकोडिंग सिस्टम मतलब होता है कि जहाँ पर कैरेक्टर्स को हम 0 और 1 के रूप में क्या करते हैं? इनकोड करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ASCII में 0 से लेकर 255 तक के कोड दिए गए हैं, जहाँ पर दुनिया जमाने के कैरेक्टर्स इसी में आते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सेल के क्वेश्चन, एक्सेल में चार्ट और CHAR और COD फंक्शन अगर आपने पढ़े हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? VGA कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है CPU में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए तथा अन्य एक्सपेंशन कार्ड कनेक्ट करने के लिए, GPU में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए तथा अन्य एक्सपेंशन कार्ड कनेक्ट करने के लिए, 2 वीडियो कंट्रोलर्स के बीच वीडियो सिग्नल को स्थानांतरित करने के लिए और केवल स्क्रीन पर डेटा ट्रांसफ़र करने हेतु अन्य एक्सपेंशन कार्ड कनेक्ट करने के लिए। तो VGA कनेक्टर, तो VGA मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, और वीडियो ग्राफिक्स का अरे का इस्तेमाल होता है डिस्प्ले के लिए। किसके लिए होता है? डिस्प्ले के लिए। तो पहले दोनों ऑप्शंस में कहीं पे डिस्प्ले का जिक्र किया ही नहीं है, तो भाई ये तो आंसर हो नहीं सकते। देखिए, अगर आपको कठिन लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो सही हो। तो पहले देखिए VGA का इस्तेमाल डिस्प्ले के लिए होता है और ऊपर वाले दोनों में डिस्प्ले के बारे में बात नहीं करी, तो किस में बात करिए? C और D में, तीसरे और चौथे में। तो हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। तो अब क्या है? 2 वीडियो कंट्रोलर्स के बीच वीडियो सिग्नल, ध्यान दीजिए क्या बोला हुआ है? वीडियो सिग्नल स्थानांतरित करने के लिए, और यहाँ क्या बोला हुआ? डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो VGA जो होता है वीडियो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, डेटा ट्रांसफ़र करना सही शब्द नहीं है। हाँ, अगर वीडियो सिग्नल का वर्ड नहीं दिया जाता तो हम डेटा कंसिडर कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास बेहतर ऑप्शन है तो हम बेहतर को चुनेंगे। और एक्चुअली MCQ का मतलब यही होता है कि हमें जो ऑप्शन दिए गए उनमें बेस्ट का चुनाव करना है। तो यहाँ बेस्ट कौन सा है? C है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इंटरनेट पर आधारित एक नेटवर्क है जिसका प्रयोग किसी संस्था, कंपनी तथा व्यक्ति के द्वारा निजी तौर पर किया जा सकता है। इंटरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और www। तो दोस्तों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला हुआ है, एक आधारित नेटवर्क, मतलब इंटरनेट पर आधारित, मतलब इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क है जिसका प्रयोग कोई संस्था करेगी, कंपनी करेगी तथा व्यक्ति करेगा। और कैसे करेगा, निजी तौर पर करेगा, मतलब सब नहीं कर सकते, कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। तो ज़रा दोस्तों ये बता दीजिए कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर हम पर कोई अनुमति है, मतलब पाबंदी है? तो कोई पाबंदी नहीं, तो ये तो आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं। इंटरनेट अभी मुझे नहीं पता, छोड़ दिया। एक्सटरनेट अभी मुझे वो भी नहीं पता, तो वो भी छोड़ दिया। फिर www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको एक्सेसिबल मिलता है, तो भाई ये दो तो आंसर नहीं हुए। अब इंटरनेट और एक्सटरनेट के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेट क्या है, तो एक ऐसा निजी नेटवर्क, एक ऐसा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, एक ऐसा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था के द्वारा ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो कोई संस्था या कंपनी अपने दो अलग अलग ऑफिसों को कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करती है। जैसे हॉस्पिटल्स में इसका प्रयोग किया जाता है कि डेटा को शेयर करने के लिए। मतलब अगर आप दिल्ली की जगह भुवनेश्वर या भुवनेश्वर की जगह दिल्ली में दिखा देते हैं और आप उसके बाद आप दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपका डाटा एक सिंगल क्लिक पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब उसी प्रकार एक्स्ट्रा नेट भी होता है, लेकिन उसके बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाते हैं और आप बोर हो सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट बता दिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंट्रानेट। तो मैंने बोला है कि अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ये काफ़ी काम आएंगे आपके एग्जाम में। अगला, MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बड़ा सिंपल है, नेम, शीट, सेल और सूत्र। तो रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है, तो रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन कहलाता है सेल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेम्पलेट को सहेजने के लिए निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ फोकस करने वाला वर्ड क्या है, टेम्पलेट को सहेजना है, और पूछा क्या है, फाइल फॉर्मेट। तो देखते हैं PPS। तो PPS का मतलब होता है पावर पॉइंट स्लाइड शो, पावर पॉइंट स्लाइड शो। और हमने टेम्पलेट पूछा हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, मैंने कैंसिल कर दिया। POTX, पावर पॉइंट टेम्पलेट, तो ये आंसर हो सकता है। PPT, पावर पॉइंट स्लाइड, पावर पॉइंट, तो ये भी नहीं है। और PPTX, तो ये पावर पॉइंट ही है, ये 2003 का, ये 2007 का है। तो यहाँ टेम्पलेट का जिक्र किया है POTX, ठीक है, पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा .POTX। PPT और PPTX किसका होता है, तो अगर हम आपसे पूछें कि आपका प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, तो PPT और PPTX है। PPT 2003 का है, PPT 2007 और उसके बाद के वर्जन्स का है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि टेम्पलेट ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, लोग गलत करते हैं। एक निबल में बिट की संख्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट होते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं अगला है प्रिंटर में कोलेट विकल्प का प्रयोग करते ही। तो दोस्तों ये लगभग हर पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो कोलेट का मतलब क्या है, तो कोलेट वर्ड मिलता है प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में। कहाँ मिलता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन होता है कोलेट। और कोलेट का मतलब क्या है, कोलेट का मतलब हो जाता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेट वाइज, मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट में 3 पेज हैं और उसकी 2 कॉपी निकालनी है, तो 1 2 3 और 1 2 3, मतलब पहला एक पूरा सेट, फिर दूसरा एक पूरा सेट प्रिंट हो जाएगा। तो सेट वाइज प्रिंट करना, तो सेट वाइज का जिक्र किस में किया हुआ है, बी में किया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारे अगला क्वेश्चन को। तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड। तो आउटपुट पूछा हुआ है, तो माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे। छवि संपीड़न के संदर्भ में FPS का पूर्ण रूप है। छवि संपीड़न मतलब इमेज कंप्रेशन। और दोस्तों इमेज कंप्रेशन तो छोड़िए, FPS का इस्तेमाल डिस्प्ले पर होता है। जब भी आप फोटो रिकॉर्ड करते, सॉरी आप कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, तो FPS पूछते हैं। तो FPS मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम कैप्चर करने हैं। कैमरा जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता है तो ये देखता है कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स, कितने फोटोज़ क्लिक करने हैं, जिससे कि उसे एक वीडियो के रूप में प्ले किया जा सके। तो इसलिए फ्रेम पर सेकंड, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ बाकी में आपको याद ही करना पड़ेगा, और आपको मेरे हिसाब से याद रहना भी चाहिए, क्योंकि एक जनरल है। अगर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो आप पूछते हैं, तो ज़्यादातर हम जो FPS इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है 25 FPS या 30 FPS। वहीं पर स्लो मोशन कैमराज जो होते हैं, इनकी जो FPS होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ पर 1 सेकंड में हज़ारों फोटोज़ खींचे जाते हैं, तब जाके स्लो मोशन तैयार होता है। तो कभी इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। अभी तो एग्ज़ाम है, तो हम एग्ज़ाम पे ऊपर फोकस करते हैं।
चलिए, इमेज को संपीड़ित करने के लिए एल्गोरिथम है लॉसी, लॉसलेस, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हम कंप्रेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेशन करने की एल्गोरिथम दो तरह की होती हैं, लॉसी और लॉसलेस। लॉसी मतलब होता है जहाँ पर डेटा की हानि हो, और लॉसलेस मतलब होता है जहाँ डाटा की हानि ना हो। जहाँ डेटा की हानि होती है वो इरिवर्सिबल होती है, और जहाँ डेटा की हानि नहीं होती वो रिवर्सिबल होती है। याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ पेपर में ये भी आया हुआ है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो लॉसी हमेशा इरिवर्सिबल होगी और लॉसलेस हमेशा रिवर्सिबल होगी। ठीक है, मतलब डाटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताना है कि हफमैन कोडिंग कैसी है, लॉसी है या लॉसलेस है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए अगला देखेंगे। अगला, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में 2 DES की कुल लंबाई है, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। 120, 128, 64 और 56। तो दोस्तों AES और DES हमारे क्या इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हैं। तो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किस तरह के हैं तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली इंक्रिप्शन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये होते हैं हमारे सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के उदाहरण। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी लेंथ। तो मैंने पिछले वीडियो में अपना जो वीडियो बनाया था जो किसके ऊपर था, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं क्वेश्चंस, और वो पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो DES जो होता है उसकी लेंथ होती है 64 बिट। अब इस 64 में क्या होता है, 56 + 8 मतलब 56 होती है एक्चुअल लेंथ और 8 होती है रिजर्व। तो आप क्या 2 DES मतलब DES का इस्तेमाल 2 बार कर रहे हैं। तो अगर आप 2 DES का इस्तेमाल करते हो मतलब तो क्या जो एक्चुअल होगी वही डबल होगी, जो हमारी फिक्स है वो डबल नहीं होती। तो 56 कितने हो गए, 56 हो गए आपके 112, और 8 रिजर्व है तो क्या रिजर्व वाला डबल नहीं होगा, तो क्या हो गए 8 ये हो गए, तो हो गए 120। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 120, ना कि 64 दूनी 128। यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, दुगना जरूर करना है लेकिन एक्चुअल लेंथ दुगनी होती है, हमारी जो रिजर्व लेंथ है वो कभी भी दुगनी नहीं होती। तो चलिए, इसी प्रकार एक एग्जाम में 3 DES भी पूछा गया था, तो आप आराम से निकाल लेंगे कि रिजर्व वाले को फिक्स रखना और जो आपकी एक्चुअल लेंथ है उसको दुगना या 3 गुना कर देना। ठीक है, इसे डबल DES भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था ट्रिपल DES का या 3 DES का, वो भी इसी तरह का था। अगर हम सिंपल DES पूछे तो आंसर लगाना 56 एक्चुअल और टोटल लेंथ 64 बिट। अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस क्लास को इस रिसर्च व खोज के लिए आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों IPv4 को हमने 5 क्लास में बांटा हुआ है, A, B, C, D और E। तो A, B और C इनका इस्तेमाल हम करते हैं जनरल पर्पज़ के लिए, D का इस्तेमाल होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, और E का इस्तेमाल होता है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक अभी आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, तो वहाँ जाइए और आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी जीवन में IP एड्रेस तो गलत करके नहीं आएंगे, कुछ भी गलत करके आ सकते हैं लेकिन IP एड्रेस गलत नहीं होगा, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके IP एड्रेस के क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। एक में मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है, दूसरे मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आपको दोनों ही वीडियो साथ में मिल जाएंगे और देख सकते हैं उन्हें आप। तो चलिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसर्च व खोज के लिए, तो इसका आंसर हो जाए क्लास E। तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित SDLC का पूर्ण रूप है। तो फुल फॉर्म पूछा हुआ, तो उसे एक्सप्लेन करने कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो उसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि हमारे ऑप्शन B में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, हैश एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो हैश एल्गोरिथम भी हमारा क्या है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए, मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हैश एल्गोरिथम या हैश फंक्शन दोनों ही चीज़ें आती हैं। तो हैश एल्गोरिथम पूछें या हैश फंक्शन पूछें, आपको हमेशा क्या लगाना है, मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए या मैसेज डाइजेस्ट को सुरक्षित करने के लिए। ध्यान देखिए, मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए या मैसेज डाइजेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए। अभी तक एग्जाम में यही 2 ऑप्शंस आते रहे हैं, तो आप जब भी देखना तो क्या लगाना, मैसेज की इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए। अब मैं एक वीडियो बना सकता हूं जिसके ऊपर मैं पूरी इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी को समझाऊंगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। और अभी एग्जाम में अगर आप कंसेप्ट इतने से समझ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एग्जाम के बाद मैं फिर कभी ये वीडियो बना लूँगा। तो चलिए अब बात करिए हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये भी क्या है, इंक्रिप्शन का ही है। तो इंक्रिप्शन का मूल कार्य, आवश्यक कार्य डैश वाली विषय वस्तु का डैश में अनुवाद करना होता है। सामान्य कूटलिखित आंकड़े, कूटलिखित आंकड़े सामान्य अंग्रेजी, सामान्य सामान्य अंग्रेजी। तो इंक्रिप्शन की डेफिनेशन होती है नॉर्मल टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में बदलना, नॉर्मल टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में बदलना।
या फिर प्लेन टेक्स्ट को चिपर टेक्स्ट में बदलना। तो प्लेन मतलब होता है सामान्य और चिपर मतलब होता है कूट लिखित। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। देखो ये प्लेन टेक्स्ट को बदलता है किसमें, इनक्रिप्टेड में। तो प्लेन टेक्स्ट मतलब सामान्य और प्लेन मतलब इनक्रिप्टेड। तो ये तो हो सकते थे, तो ये 3 और 4 तो होने नहीं थे। तो ए और बी में क्या प्लेन टेक्स्ट के बारे में जिक्र पहले किया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है। अब देखिए डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विंडो एक्सपी, तो मुझे पता है कि विंडो एक्सपी, आपको भी पता है कि विंडो एक्सपी क्या है। विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग है तो यूटिलिटी तो नहीं हो सकता। फिर ऑफिस एक्सपी, तो ऑफिस एक्सपी क्या है, एक ऑफिस सूट है। ऑफिस सूट है मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है नॉर्टन, तो नॉर्टन के बारे में मुझे नॉलेज नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। फिर यूनिक्स, तो यूनिक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा यूनिक्स है। तो भाई अगर ये 3 हमारे हैं, इनके बारे में पता है, तो नॉर्टन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक हो जाएगा। तो कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना और आंसर लगाना, तो मैंने वही अप्रोच बताया हुआ है जिससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मुझे पता था नॉर्टन आंसर है क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन आपको कैसे करना है जो तरीका है वो मैं बता रहा था। चलिए अगला देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतिम कॉलम की एड्रेस है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कॉलम को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हुआ, 256, IV 16384 और XFD। तो दोस्तों यहाँ देखिए कॉलम की एड्रेस पूछी हुई है, तो हम सभी जानते हैं कि एक्सेल में कॉलम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है अल्फ़ाबेटिकली। तो भाई ए और सी तो नहीं होने वाले, तो अगर आप तुक्का भी लगाएं तो ये तो नहीं लगा सकेंगे। अब IV और XFD, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोला हुआ है, वर्जन नहीं बताया, और जब वर्जन नहीं बताया जाए आपको तो आप ये कंसीडर करके चलना कि हम आखिरी वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। जो आखिरी मतलब जो लेटेस्ट हैं, तो लेटेस्ट में होता है जो है XFD, ठीक है। तो वो हो जाएगा XFD। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो जब भी अगर वर्जन के बारे में बात नहीं करें तो हमेशा लेटेस्ट में क्या लगाओगे आप, XFD लगाओगे। वहीं 2003 में लगाओगे IV। चलिए अगला देखते हैं। तो URI का कार्य है वेब पेज की पहचान करना, वेब पेज का पता, फाइल का पता या फाइल की पहचान। तो URI का पहला पूरा नाम देखते हैं। तो URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और URI एक स्पेशल प्रकार की URL ही है, मतलब वेब पेज के पते की तरह ही कार्य करती है, परंतु ये वेब पेज की जगह पर फाइल के पते के बारे में बताएगी। तो वेब पेज की पहचान नहीं, वेब पेज का पता नहीं। तो देखो वेब पेज का जिक्र नहीं करते, ये जिक्र करता है फाइल के बारे में। तो फाइल का पता या फाइल की पहचान। तो URL क्या होता है, वेब पेज का पता होता है, उसी की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन किसके लिए, फाइल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, फाइल का पता, ना कि फाइल की पहचान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग सर्विस का उदाहरण नहीं है। तो वेब होस्टिंग सर्विस क्या होती है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब भी हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करना चाहते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारी वेबसाइट को पब्लिश कर सके। जिस तरह हम अपनी किताब छपवाना चाहते हैं तो हमें पब्लिशर की आवश्यकता पड़ती है जो प्रचार करे, जो इंटरनेट पर लेकर जाए। उसी प्रकार हमें वेब होस्टिंग सर्विस की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने पूछा होस्ट उदाहरण नहीं है, तो वर्डप्रेस, गोडेडी एंड बिगरॉक ये काफ़ी फेमस वेब होस्टिंग सर्विस का उदाहरण है। यात्रा होती है, इस्तेमाल होती है किसके लिए, टिकट बुक करने के लिए, या फिर आप अगर कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, यात्रा का प्रयोग करते हैं। तो यात्रा वेब होस्टिंग सर्विस का उदाहरण नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक कंप्यूटर हार्डवेयर में निर्देशों को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो पहला सवाल क्या है, घटक कंप्यूटर हार्डवेयर में किसको लाने ले जाने के लिए, निर्देशों को लाने ले जाने के लिए। तो USB, तो USB का इस्तेमाल हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अंदर के हार्डवेयर में लाने ले जाने के लिए नहीं करेंगे, तो ये नहीं है। दूसरा क्या, प्राथमिक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी होती है प्राइमरी में, रैम और रोम के अपने कार्य हैं, तो वो डाटा को निर्देशों को लाने ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर आता है बसेस और प्रिंटर। तो प्रिंटर का इस्तेमाल हम सभी को पता है। तो कंप्यूटर के अंदर निर्देशों को लाने ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बसेस। क्या इंपॉर्टेंट है, बसेस। और बसेस होती हैं 3 प्रकार की, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। याद रखिए कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो कभी कभी सवाल आ जाए कि कंप्यूटर के अंदर निर्देशों को लाने ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर हो जाएगा बसेस। या फिर अगर सवाल आ जाए कि मदरबोर्ड पर बनी हुई धातु की पतली पतली लाइनें, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैंने आपसे बोला हुआ है ये आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो क्या बोला जाएगा कि मदरबोर्ड पर बनी हुई धातु की पतली पतली लाइनें क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं बसेस। या कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि बताइए मदरबोर्ड के विभिन्न कंपोनेंटों के मध्य निर्देशों को लाने ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तब भी आंसर क्या लगाओगे, बसेस ही लगाओगे। क्या लगाओगे, बसेस। तो ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा उसका पालन करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे ही आपके। चलिए अगला देखेंगे अब हम।
अगला है रैम व रोम का एक प्रमुख घटक है डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी और ये सभी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत नज़दीक हैं। तो रैम और रोम के बारे में बात की है तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर चिप हैं। और हम सभी जानते हैं कि चिप जो होती हैं इनको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ट्रांजिस्टर्स का। और ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात की जाए तो ट्रांजिस्टर वास्तविकता में है क्या, तो ट्रांजिस्टर्स वास्तविकता में क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं और ये एक्चुअली बने होते हैं किससे, डायोड से। तो यहाँ पर डायोड वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ट्रांजिस्टर बेहतर वर्ड होता, इन ट्रांजिस्टर इन्होंने दिया नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डायोड। क्या हो जाएगा, डायोड हो जाएगा कि रैम और रोम में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन, ट्रांजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक्चुअली चारों गलत नहीं, मतलब चारों सही नहीं है, लेकिन दिया तो एक तो चुनना है, तो कम गलत कौन सा है, डायोड कम गलत है, तो हम वो चुन सकते हैं, एक ऑप्शन है। अगला, डैश टैब का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में इंडेक्स को इंसर्ट कराने के लिए होता है। तो ये अब एमएस वर्ड स्टार्ट हो गया है। तो अब हमसे टैब पूछा है, पहले फोकस करिए, टैब पूछा हुआ है और क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स को इंसर्ट कराना है। तो इंडेक्स क्या होती है, तो इंडेक्स का मतलब हो जाता है एक ऐसी टेबल जहाँ डॉक्यूमेंट के प्रमुख कीवर्ड्स को रखा जाता है। एक ऐसी टेबल जहाँ डॉक्यूमेंट के प्रमुख कीवर्ड्स मतलब ऐसे हिस्से जो किसी हेडिंग जो इंपॉर्टेंट तो हैं परंतु जिनके नाम की कोई हेडिंग नहीं है। तो अब इंडेक्स को इंसर्ट कराना है तो इंडेक्स मिलती है हमें कहाँ पर, रेफरेंस में। कहाँ मिलेगी, रेफरेंस में, क्योंकि ये कनेक्शंस के बारे में बात कर रही है, तो रिव्यू और व्यू में नहीं मिलेगी। तो चलिए अगला देखते हैं। तो एमएस वर्ड 2019 में आउटलाइन व्यू का प्रयोग किया जाता है केवल प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो ध्यान दीजिए, आउटलाइन डॉक्यूमेंट में केवल हेडिंग व सब हेडिंग देखने के लिए, डॉक्यूमेंट में केवल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और केवल टेक्स्ट को देखने के लिए। तो आउटलाइन मतलब होता है रूपरेखा। और आप सभी ने अगर निबंध लिखा है तो आउटलाइन का इस्तेमाल किया होगा। तो निबंध लिखते वक्त हम आउटलाइन में क्या करते थे, तो निबंध की जितनी भी प्रमुख हेडिंग्स थी उनको हम कहाँ दिखा देते थे, आउटलाइन में दिखा देते थे, रूपरेखा में लिख देते थे। और वही तो बोला हुआ है कि आउटलाइन में क्या करोगे, तो डॉक्यूमेंट की सभी प्रमुख हेडिंग और सब हेडिंग को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बी। चलिए अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल में बबल चार्ट के मामले में कौन सा कथन सत्य है। तो बबल चार्ट एक्चुअली क्या है, हमारे स्कैटर चार्ट से ही निकल के आता है। और अगर आप चाहें तो चार्ट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है और जल्दी ही बता दीजिए आप, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तभी इस पर काम किया जाए, क्योंकि चार्ट एक लंबा टॉपिक है। तो देखते हैं कितने लोगों को पता करना है चार्ट के बारे में। चलिए, यह विभिन्न वर्गों में मूल्यों की तुलना करने के लिए आता है। तो बबल चार्ट स्कैटर या एक्स वाई से आया हुआ है और एक्स वाई और स्कैटर चार्ट कहीं भी कंपैरिजन नहीं करता, तो ये आंसर नहीं है। यह स्टॉक के मूल्यों में, तो भाई हाँ वर्ड इस्तेमाल किया स्टॉक के मूल्यों में, तो स्टॉक चार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये भी आंसर नहीं है। यह डेटा के दो समूहों के बीच इष्टतम संयोजन का पता लगाने के लिए उपयोगी है, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि डेटा के दो समूह के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तीसरा मूल्य बबल मार्कर का आकार निर्धारित करता है। तो दोस्तों अब देखो, जो सी वाला है तो ये स्कैटर चार्ट के लिए भी सही है और बबल चार्ट के लिए भी सही है, लेकिन चौथा वाला केवल और केवल किसके लिए सही है, बबल चार्ट के लिए ही सही है। तो यहाँ पर अगर डी नहीं दिया तो सी आंसर करेक्ट होता है। लेकिन क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 में से कम गलत चुनना होता है। तो कम गलत कौन ज़्यादा नज़दीक है, तो डी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन अगर डी नहीं होता तो तीसरा वाला भी सही माना जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम रमा ने अपने एमएस वर्ड 2007 में लाइन स्पेसिंग को सिलेक्ट किया तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पर डैश सिलेक्ट दिखाई देगा। तो अब पूछा हुआ है कि एमएस वर्ड 2007 में कि लाइन स्पेसिंग में डिफ़ॉल्ट तौर पर क्या सिलेक्ट होता है, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, 1.5 लाइन या डबल लाइन। तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग इसको गलत करेंगे और मुझे भी गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और वो बोल देंगे कि भाई सिंगल लाइन होता है, जो कि गलत है। तो एक्चुअली में वो होता है मल्टीपल लाइन, मल्टीपल एट 1.15। ध्यान दीजिए, मल्टीपल एट 1.15। तो याद कर लेना आप एज अ नोट, एज अ शॉर्ट, या सिंगल लाइन की तरह याद कर सकते हैं, वन लाइनर की तरह याद कर लेना कि एमएस वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19, 21 या कोई सा ही वर्जन हो 2003 के बाद का, तो सब में हमारा डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है मल्टीपल एट 1.15, 1.5 नहीं, मल्टीपल एट 1.15। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी वीडियो में। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। यदि आप एमएस वर्ड 2019 का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ डिफ़ॉल्ट तौर पर हैंगिंग इंडेंट को सिलेक्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स में डैश को सिलेक्ट करना होगा। मतलब हैंगिंग इंडेंट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बेसिकली बात की जाए, भाषा में नहीं फंसना, बस क्या है हैंगिंग इंडेंट को इस्तेमाल करना। तो भाई कैसे करेंगे, तो अगर हम जब डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो डायलॉग बॉक्स में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और स्पेशल इंडेंट। और क्या बोला हुआ है, हैंगिंग इंडेंट पूछा हुआ है, तो हैंगिंग इंडेंट अलग से दिया नहीं जाता, तो हमें स्पेशल के अंदर घुसना पड़ेगा और स्पेशल के अंदर मिलेगा। तो भाई हम किसको चुनेंगे, लेफ्ट को, टॉप को,
बॉटम को या स्पेशल को। तो मैंने बताया हुआ है कि डायलॉग बॉक्स में 3 तो ऑप्शन हैं, कौन कौन सा, लेफ्ट, राइट और स्पेशल। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट में होगा नहीं, तो बचा क्या, स्पेशल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वह सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, डॉक्यूमेंट को एडिट करने, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने और प्रिंट करने के लिए करते हैं। ये 4 काम कंपलसरी हैं, MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, गूगल शीट और वर्ड पैड। दोस्तों MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट और वर्ड पैड ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण हैं, कन्फर्म है। अब गूगल शीट क्या है, स्प्रेडशीट का उदाहरण है। याद मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसका आंसर क्या है, गूगल शीट है। लेकिन गूगल शीट पूछे किसका उदाहरण है, तो आप लगाओगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण। अब बात आती है कि गूगल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, बिल्कुल है, तो है गूगल डॉक्स। क्या है, गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स वर्ड प्रोसेसिंग का है, गूगल शीट स्प्रेडशीट का है और गूगल स्लाइड किसका है, वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए देखते हैं अगला देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो क्या है, यदि MS वर्ड में टाइपिंग के दौरान वर्तनी व व्याकरण की अशुद्धियों को टाइपिंग के दौरान स्वतः ही सही करना है, तो मतलब हम गलतियां सही करना चाहते हैं टाइपिंग के दौरान, स्पेल चेक, ऑटोफिल, प्रूफिंग या ऑटो करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर गलतियाँ सही हो रही हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर हमें ढूंढना होता तो स्पेल चेक लगाते, तो ज़्यादातर लोग स्पेल चेक में ही उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या फोकस करना है, स्वतः ही सही करना है, अपने आप सही हो रहा ही हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑटो करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑटो करेक्ट। यहाँ लोग फंस जाते हैं। तो स्पेल चेक गलतियों को ढूंढता है, केवल ढूंढेगा, सही नहीं करेगा। और अपने आप सही करना मतलब केस की गलतियाँ हों, व्याकरण की गलतियाँ हों या वर्तनी गलतियाँ हों, इन्हें सही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है ऑटो करेक्ट। जैसे आप दा लिख रहे हो तो दा स्मॉल लिख दिया आपने, तो वो अपने कैपिटल हो जाता है, तो किसकी वजह से, ऑटो करेक्ट की वजह से। तो चलिए अगला देखते हैं। यदि पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में आप एग्जैक्टली विकल्प का चुनाव करते हैं तो इसका अर्थ है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जैक्टली पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में गए और आपने एग्जैक्टली चुन लिया, तो एग्जैक्टली एक्चुअली मिलता है हमें कहाँ, लाइन स्पेसिंग में। कहाँ मिलता है, लाइन स्पेसिंग में मिलेगा। देखते हैं, पैराग्राफ के मध्य में एक निश्चित स्पेस निर्धारित करने के लिए, अगर ये लाइन स्पेसिंग में मिल रहा है तो पैराग्राफ का जिक्र की, जैसे ही इन्होंने पैराग्राफ किया तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगला, लाइनों के बीच में स्पेस की एक सीमा निर्धारित करने के लिए, तो ये आंसर हो सकता है। पेज के चारों ओर मार्जिन छोड़ना, तो ये आंसर नहीं होगा। और फिर क्या, लाइनों के बीच स्पेस की एक निर्धारित वैल्यू सेट करना, तो आंसर या तो बी है या डी है। अभी तो इतना ही पता है। अब क्या है, आपने एग्जैक्टली का समझिए, तो एग्जैक्टली का मतलब होता है निश्चित, और निश्चित का मतलब होता है निर्धारित। तो अगर हमने एग्जैक्टली चुना हुआ है तो लाइनों के बीच में हम एक फिक्स वैल्यू सेट करना चाहते हैं, और वहीं पर अगर सीमा निर्धारित करनी होती है तो हम चुनते एटलीस्ट। क्या चुनते, एटलीस्ट चुनते। तो सीधी सी बात है, इन्होंने एग्जैक्टली चुना हुआ है तो क्या हो जाएगा, लाइनों के बीच के स्पेस की निर्धारित वैल्यू सेट करनी थी हमें। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में SDRAM में S का अर्थ है सिंक्रोनस, स्टैटिक, सीरियल और सीरीज। तो SDRAM एक्चुअली टाइप होती है DRAM की। तो DRAM के 3 टाइप हैं, SDRAM, RDRAM और DDR। तो SDRAM में S का मतलब होता है सिंक्रोनस, RDRAM में R का मतलब होता है रैम बस और DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। याद रखिए, मैं तीनों बता दिए। S का मतलब सिंक्रोनस, R का मतलब रैम बस और DDR का मतलब डबल डाटा रेट। अब ये DRAM के प्रकार हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रकार हो जाते हैं। तो DRAM में S का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस। क्या आंसर हो जाएगा, सिंक्रोनस आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई। अब मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ कि हमारे कंप्यूटर्स में जो रैम इस्तेमाल होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, DRAM ही होती है। और DRAM के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, DDR का। DDR के अंदर भी DDR2, 3 और 4। तो एट लेटेस्ट DDR4 का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा। तो कभी सवाल आ जाए कि निम्न में से किसका प्रयोग वर्तमान में कंप्यूटर्स में करते हैं, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, DDR2, DDR3, DDR4, एट लेटेस्ट DDR4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2019 में टेबल में कॉलम की अधिकतम संख्या को प्रदर्शित करता है, 63, 45, 10 और 3। तो सवाल पे फोकस कीजिए। तो सवाल में फोकस करने पर हमने क्या देखा कि टेबल में कॉलम, तो क्या बोला हुआ है, टेबल के कॉलम बोला हुआ है, डॉक्यूमेंट के कॉलम नहीं बोला। तो टेबल में अधिकतम कॉलम होते हैं 63, कितने होते हैं, 63 होते हैं। तो याद, एक फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम केवल डॉक्यूमेंट में पूछते तो आंसर होता 45। क्या आंसर लगाते हैं, 45 लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, Ctrl+G,
कंट्रोल+S, कंट्रोल+W, कंट्रोल+S। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होता तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट को बंद करना है और मैंने मान लिया कि मुझे इसकी कुंजी नहीं पता, तो कंट्रोल+G किसके लिए इस्तेमाल होती है ये तो आप जानते होंगे। तो कंट्रोल+G का इस्तेमाल होता है गो टू के लिए, और इन्होंने गो टू क्या बोला हुआ है, बंद करने की बोला हुआ है, तो गो टू करने के लिए नहीं है, तो ए आंसर नहीं है। चलिए तो मैंने बोला ए आंसर नहीं है। अब दूसरा कंट्रोल+S, तो दोस्तों आप सभी कंप्यूटर पढ़े रहे हैं तो कंट्रोल+S तो पता ही होगा, तो इसका इस्तेमाल सेव करने के लिए होता है, बंद करने के लिए नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं है। अब कंट्रोल+W, तो ये आपने नहीं पढ़ी तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब कंट्रोल+L, तो दोस्तों कंट्रोल+L का इस्तेमाल होता है लेफ्ट इंडेंट के लिए, कंट्रोल+R का राइट इंडेंट के लिए, याद आ रही होगी आपको। तो लेफ्ट इंडेंट के लिए कंट्रोल+L का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या, C। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल+W। क्या आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+W हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए अगला देखेंगे हम। तो अगला क्या है, एनवेलप कमांड का प्रयोग करने के लिए डैश टैब को एक्सेस करने की आवश्यकता है, मेलिंग, व्यू, प्रीव्यू और रिव्यू। तो दोस्तों एनवेलप कमांड यूज़ करनी है, क्या करनी है, एनवेलप कमांड का इस्तेमाल करना है। तो एनवेलप कमांड कहाँ मिलेगी, तो टैब पूछा हुआ है। तो एनवेलप कमांड जो होती है ये होता है क्रिएट ग्रुप का हिस्सा। किसका हिस्सा होता है, क्रिएट ग्रुप का, और क्रिएट ग्रुप हिस्सा है हमारे मेलिंग टैब का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा मेलिंग। क्या हो जाएगा, मेलिंग। तो मेलिंग या मेल मर्ज के बारे में बात कर लेता हूँ शॉर्ट में। तो एक ही डॉक्यूमेंट को कई सारे लोगों को भेजना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मेलिंग। अब मेलिंग के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, पूरा का पूरा 1 घंटे का वीडियो इसी पर चला जाएगा, और इसके बारे में हम बात फिर कभी कर लेंगे, तो अभी तो इतना ही छोड़ देते हैं। तो एनवेलप कमांड ही पूछी जाती है। तो एनवेलप कमांड किस ग्रुप का हिस्सा है, क्रिएट ग्रुप का, और क्रिएट ग्रुप हिस्सा है मेलिंग टैब का। याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लें क्रिएट ग्रुप क्या है, तो मेलिंग टैब का हिस्सा। ये क्रिएट ग्रुप के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेलिंग टैब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला देखेंगे। मेल मर्ज की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करने के लिए डैश की आवश्यकता होगी, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, मेलिंग, और इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या बोला हुआ, मेल मर्ज की प्रक्रिया को चरणबद्ध है। तो चरणबद्ध का मतलब भी होता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमारे पास एक कमांड होती है और वो है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो जब भी कभी भी आ जाए कि मेलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप हमेशा आंसर लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। क्या लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मेलिंग की प्रक्रिया में डैश चरण में प्राप्तकर्ताओं की सूची का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों मेलिंग की जो प्रक्रिया है ये कुल 6 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, 6 चरणों में। तो इन 6 चरणों में अगर हम बात करें तो मेलिंग क्या है, प्राप्तकर्ताओं की सूची का चुनाव। तो प्राप्तकर्ताओं की सूची का चुनाव होता है हमेशा तीसरी स्टेप में। कौन से स्टेप में होता है, 3rd स्टेप में। तो पहले में होता है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, फिर होता है डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम बात करें तो तीसरा होता है सिलेक्ट रिसिपेंट। तो सिलेक्ट रिसिपेंट किस में मिलेगा, 3rd में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। अब फिर कभी इसके 6 के 6 चरणों को हम देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हुआ कि वीडियो बहुत लेंथी और बोरिंग हो सकता है अगर इन सबको मैं समझाने गया। अभी मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि सीधे सीधे आपको याद कर लेना है कि प्राप्तकर्ताओं की सूची का चुनाव तीसरे चरण में होता है। ठीक है, कब होता है, तीसरे चरण में। पहले चरण और दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट के टाइप को सिलेक्ट करते हैं और मेलिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। चलिए अगला देखेंगे अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कैश मेमोरी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डेटा को स्टोर करने के लिए सीपीयू की अस्थायी मेमोरी, सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी और ये सभी। तो कैश मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। किस तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी अधिकतर कैसी होती हैं, वोलाटाइल, मतलब अस्थायी। तो डेटा को स्टोर तो नहीं करेगी, तो पहला आंसर तो नहीं है, तो डेटा को स्टोर नहीं करेगी। दूसरा सीपीयू की अस्थायी मेमोरी। तो कैश मेमोरी सीपीयू की अस्थायी मेमोरी नहीं होती, सीपीयू की अस्थायी मेमोरी होती है रजिस्टर्स। याद रखिए कभी पूछ लें तो सीपीयू की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। हाँ, कैश सीपीयू में इनबिल्ट होती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अस्थायी मेमोरी के बारे में बात करें तो आंसर आपके लगाओगे रजिस्टर्स लगाओगे, तो बी भी आंसर नहीं है। फिर क्या, तो कैश मेमोरी की बड़ी फेमस डेफिनेशन है सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अब इसके साथ साथ एक फैक्ट और याद कर लीजिए कैश मेमोरी के बारे में कि ज़्यादातर कैश मेमोरी के तौर पर हम एस रैम मतलब स्टैटिक रैम का प्रयोग करते हैं। एस रैम, एच डी रैम नहीं, एस रैम। और एस रैम महंगी होती है डी रैम से और तेज़ होती है डी रैम से, याद रखिए। इसीलिए सबसे तेज़ रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद आती है कैश। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एमआईएमई का प्रयोग होता है टेक्स्ट ईमेल के लिए, ईमेल के तौर पर मल्टीमीडिया फाइल के लिए,
ईमेल के तौर पर मैसेज की जांच के लिए और ईमेल के अटैचमेंट को डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों MIME एक प्रोटोकॉल है। इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो दोस्तों जब ईमेल का आविष्कार हुआ तो शुरुआत में ईमेल का इस्तेमाल हम केवल टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए करते थे और उसके लिए इस्तेमाल होता था SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा कि टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, वीडियो, इमेजेस भी भेजने चाहिए। तो इनको भेजने के लिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी, एक एडिशनल प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ी और वो एडिशनल प्रोटोकॉल क्या था? MIME। तो ईमेल के तौर पर अगर आप मल्टीमीडिया फाइल भेजना चाहते हैं, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? MIME का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? MIME का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? B। तो अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पिवोट टेबल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों पिवोट टेबल एक मैजिकल टूल है MS एक्सेल का, जो हमें मिलती है इंसर्ट में। तो पिवोट टेबल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? डेटा के संक्षिप्तीकरण के लिए, डेटा के विश्लेषण के लिए, डेटा को चार्ट में बदलने के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो पिवोट टेबल का बिल्कुल सिंपल सा अर्थ होता है डेटा को संक्षिप्तीकरण या समराइज करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा A। आप इतना भी याद करेंगे तब भी आपके आंसर्स बन जाएंगे। तो जब भी बोला जाए कि एक बहुत बड़ी डेटाबेस को संक्षिप्त करना है, समराइज करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पिवोट टेबल का। और दोस्तों याद रखना कि पिवोट टेबल के लिए डेटा का होना जरूरी है, और डेटा ही नहीं है तो किसका सब संक्षिप्तीकरण करेंगे। ठीक है, और पिवोट टेबल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आप क्वेश्चन के थ्रू नहीं समझ सकते, केवल याद कर सकते हैं कि पेपर में यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो समराइज़ करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, लेकिन साथ में क्या बहुत बड़ी डेटाबेस को, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पिवोट टेबल का। और अब बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बीच का अंतर यह है कि नंबर 1, वह सामान्य प्रकार की रेखा पर लिखे गए होते हैं, उनकी शैली में अंतर है, उनकी स्थितियों और उपयोग में अंतर है, उनके फ़ॉन्ट आकार में अंतर है। तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को ऊपर की ओर छोटे आकार में लिखा है और सबस्क्रिप्ट मतलब बेस लाइन के नीचे लिखा हुआ है। तो वे सामान्य प्रकार की रेखा पर लिखे गए? नहीं, बेस लाइन पर तो नहीं लिखे गए, तो ये तो आंसर है नहीं। दूसरा, उनकी शैली में अंतर है? नहीं, उनकी स्टाइल भी नहीं बदलती। तीसरा, उनकी स्थितियों, पोजीशन और यूज़, उपयोग में अंतर है, तो ये आंसर हो सकता है। और डी, उनके फ़ॉन्ट आकार में अंतर है। तो हम देखें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है कि एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन के नीचे है, मतलब उनकी स्थिति मतलब पोजीशन में डिफरेंस है और यूज़ में डिफरेंस है। तो यहाँ पर सही आंसर है C। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस क्या है कि वो अलग तरह से इस्तेमाल होते हैं और उनकी पोजीशन भी अलग अलग होती है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब आपको मुझे दोनों की शॉर्टकट की मुझे जल्दी से बता देनी है। अब बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की। तो अगर हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्काइप। तो दोस्तों यहाँ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं स्काइप का। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्काइप का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।